हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कि हम लोग लगातार 2 वीडियो दे चुके हैं। आज जो वीडियो है आपको देंगे कुल अभिक्रिया संबंधित। पहले दिन हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है और रासायनिक समीकरण बनाने के लिए कौन कौन से मुझे घटक चाहिए, और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण बना के देखा था कैसे बनाया जाएगा। अब हम आज तीसरा और लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम देखिए इस हिसाब से बना रहे हैं, इस चैप्टर से आपको लगभग 6 से 7 नंबर के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए हम लोग आज अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, देखिए होती है तो बहुत तमाम सी, लेकिन हम केवल वो प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, या तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन कहो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर जो है पहला चैप्टर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और महत्वपूर्ण के लिए है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग इतना हार्ड बना देते हैं क्योंकि छोटी छोटी बारीक चीज़ों को हम नहीं जानते हैं। तो हमने बारीक चीज़ों को हमने लगभग 2 वीडियो में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे इसकी कौन कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की बात करेंगे। तो पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। संयोजन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन के अंतर्गत पहले एक लाइन इसके डेरिवेशन को पढ़ लेते हैं, इसका डेरिवेशन और डिफिनेशन क्या है, ये क्या कहलाती है। तो मेरे पास जैसे कि बुक में है, अगर मैं लिखने से उचित है कि आपको पहले एक बार समझा दूं। कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब कि हम यहाँ लिख देते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग अर्थात जुड़ करके, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस डिफिनेशन को बहुत सिंपल तरीके से लिया गया है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम याद नहीं कर पाएँ। यानी कि हम बात करें कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इसको डिफाइन करने के बाद इसको हम बिना समीकरण के नहीं रख सकते। समीकरण इसमें कंपलसरी है। इसमें जो भी समीकरण बनता होगा उस समीकरण को हम यहाँ पर रखेंगे। समीकरण आपको तमाम प्रकार के हैं, आप कौन से समीकरण को रखोगे वो आप
निर्भर करता है। ये नहीं कि हमको कौन सा रखना, लेकिन ध्यान देना इसमें ऐसे समीकरण को रखना है जिसमें हम दो तत्व या यौगिक आपस में जोड़ सकें। तत्व भी जोड़ सकते हैं और यौगिक भी जोड़ सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मेरे पास बुक में है, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो हमें क्या बनता है। अब हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है आपका बूझा चूना है। बूझा चूने पर यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं यानी इसे मिलाते हैं तो हमें क्या बन के निकल जाता है। तो अब हम लोग वो सिंपल तरीके से देखें क्या क्या बनता है। तो मैंने कहा आपको कैल्शियम क्या है, धनायन है। OH आपका क्या है, ऋणावेश रखता है। अगर ऋणावेश रखता है तो सीधी सी बात है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम धनायन के साथ अगर ऋणायन को मिलाएंगे तो Ca कैल्शियम का देखा जाए तो कैल्शियम का हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो एक परमाणु इसका भी अगर मिला लेते हैं तो हमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हमने ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ ले लिया तो मेरे पास ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु बचा और हाइड्रोजन का दो परमाणु बचा। यानी हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलाकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इस समय आपको ज़्यादा समीकरण देने की मुझे नौबत ना आनी पड़े, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है। तो इसमें आपको केवल एक समीकरण आपको रट के जाना है, यानी संयोजन का आपको एक समीकरण दे दिया गया, आप इसको भली भांति इसको रट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री देखिए आपका सोचने समझने से ज़्यादा रटने पर बल देती है। अब हम लोग ऐसे ही एक ऐसे प्रश्न को लेंगे, ऐसी अभिक्रिया को लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस समय हम वही अभिक्रिया देंगे जो कि 100% महत्वपूर्ण है कि आपके पेपर में पूछी जाए। उसे संयोजन के बाद वियोजन आती है, प्रतिस्थापन आती है, लेकिन नहीं, हम आगे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कहीं नोट कर लें। अब हम दूसरा एक रिएक्शन आपको देने वाले हैं। संयोजन के बाद हम एक और अभिक्रिया लेके आ रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया हमारे पास है, हमने विस्थापन को छोड़ा हुआ है कि विस्थापन भी हमारे लिए क्या है, आसान है। अब हमने बात किया, इसके बाद अपघटन, इसके बाद आपका वियोजन। लेकिन अब हम लोग जो महत्वपूर्ण है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, तो हम बात करेंगे पहले ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा से एक बार सोचना है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, तो हम इसमें कर सकते हैं कि अगर हम कुछ ट्रिकी तरीके से बताने का प्रयास करें तो यहाँ छेपी का मतलब होता है निकलना, यानी ऊष्माक्षेपी जिसमें से ऊष्मा क्या करे, बाहर निकले। यानी ऊष्मा हमें दो या दो से अधिक तत्व मिलाने के बाद उनमें से जो भी पदार्थ आपका बनता हो उसमें से आपको ऊष्मा निकलनी चाहिए, और ऊष्मा निकलती है तो वह आपको ऊष्माक्षेपी का क्या होगा, उदाहरण होगा। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए तमाम समीकरण देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक समीकरण रट के ही जानना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन सा समीकरण है, क्योंकि आपके बोर्ड के हिसाब से मैं 3-4 अभिक्रिया से ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभिक्रियाएं तो तमाम है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि आप जब भी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से आपको क्या निकलेगा, उसमें से आपको ऊष्मा निकलेगी। अब ऊष्मा निकलेगी तो मेरे पास तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, आपने देखा है कि बूझा चूना की अगर हम बात करें
ठीक है। या हम सिंपल सी बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, बोझा चूना तो यहाँ पे था। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को लें, अगर उस पर हम जल प्रवाहित करें तो उसमें से क्या होता है कि मुझे बोझा चूना प्राप्त होगा और उसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। अब हमारे पास एक ऐसा समीकरण लिया जाए जो कि एकदम कन्फर्म कर दे। अब देखिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट भी है, कहीं से कहीं आपको ध्यान देना पड़े। देखो कैसे ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा हम लोग कौन सी गैस गर्म होती है, जो गैस निकलेगी वो ऊष्मा ग्रुप निकलेगी। तो यानी वो गैस आपकी गर्म कौन सी है, तो सीधे जान लेना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी इस अभिक्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलनी है। तो आपको तमाम अभिक्रियाएं दी गई मेरे पास पुस्तक में, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मस्त समीकरण लेते हैं, हम लेते हैं मेथेन, यानी CH4 में यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे 2 काहे लगाया है, क्योंकि अधातु की 2 परमाणुकता होती है, मैंने यहाँ लगा दिया। ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, क्रिया करने के बाद जब भी ऊष्मा निकलने की बात होगी तो उसमें से ऊष्मा के रूप में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी जब कार्बन का हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब प्लस इसमें देखना है कि क्या बाहर निकलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे साथ कार्बन का तो 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन का 4 परमाणु बच रहा है। लेकिन मैं ऑक्सीजन में चाहूँ, ऑक्सीजन में अगर 2 परमाणु बढ़ा दूं तो मेरे पास एक बात ये हो जाएगी कि 4 तो थे, 2 इनके पास आ गए, 2 बचे किसके, 2 बचे हमारे ऑक्सीजन के। तो यानी कि अगर हम जल बनाते हैं तो देखा जाए, अगर यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यानी हमें जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, गर्म होती है। अर्थात जो हम लोग गैस त्यागते हैं वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अर्थात वो हमारी गैस क्या होती है, गर्म होती है। यानी ऊष्माक्षेपी का सबसे बढ़िया ये उदाहरण है। अब हम ऊष्माक्षेपी के बाद हम ऊष्माशोषी की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाएं हैं, तो या तो हम बारी बारी से बल्कि दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ लेते हैं, इन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो हम देखेंगे रेडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो उस अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। आपको ये एक ज़्यादा नहीं, हम उतना ही देंगे जितना कि आपके पेपर में 100% चांस है कि वो आने की उम्मीद है। अब मेरे पास है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन यानी उपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अगर देखें हम लोग तो उपचयन में हमने आपको बताया था कि उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कह सकते हैं कि आपके इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है। वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी एवं हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन में कमी होती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन
अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अब आपको केमिस्ट्री का समस्या समाप्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। यानी हमने उपचयन अभिक्रिया को दे दिया, तो आपको एक छोटा सा समीकरण ऐसा लेना है जिसमें आपको दिखे कि उस अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन को जुड़ते देखिए या तो हाइड्रोजन को बाहर निकलते देखिए। इस टाइप का मैं छोटा से छोटा समीकरण लूँगा। जैसे मैंने देखा कि मेरे पास एक धातु है कापर, कापर में मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ। मैंने बोला था ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। तो अब पहले परमाणुकता चेक करेंगे, क्योंकि तत्वों की क्या लिखी जाती है, परमाणुकता। तो धातु है, धातु का एक परमाणु, अधातु का दो परमाणु। जब ये आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनाएगा, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा, CuO। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा लिया, और यहाँ पे मैं 2 लगा लूँगा तो कापर भी आपका बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से आपका सबसे सिंपल उदाहरण जिसमें कि उपचयन अभिक्रिया, यानी उपचयन अभिक्रिया में आपने देखा कि मैंने 2 बिंदुओं में फोकस किया था कि क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है। इन 2 चीज़ों को आप चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक बना करके यहाँ पर नोट कर लें। ये सारी चीज़ें न लिख करके आप उपचयन अभिक्रिया लिख के उसके आगे लिखिएगा, आप O2 लिख के वृद्धि और H2 लिख करके कमी दिखा दीजिएगा, आपका ट्रिक टाइप हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और हम एक इसी का और साथी है, उपचयन के बाद आपका अपचयन अभिक्रिया है। तो पहले आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अपचयन अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ। अब हम दूसरा टॉपिक बताएंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो वो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। अब हमने बात कहा था कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, तो हम यहाँ उल्टा करेंगे, ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी होगी, और आपके हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब हमने बस 2 टॉपिक चेंज कर लिया और ये आपका डिफरेंशिएशन किसका हो गया, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब इस अपचयन अभिक्रिया में अगर देखें हम लोग, तमाम अभिसमीकरण है, लेकिन हमने कहा कि ऑक्सीजन में कमी होनी चाहिए, अर्थात हम हाइड्रोजन में वृद्धि करेंगे। हाइड्रोजन में वृद्धि का मतलब है कि आपको उसमें हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। जब हाइड्रोजन जोड़ने की हम बात करेंगे तो अब हम इसके ऊपर, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड था उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन से जैसे ही क्रिया कराएंगे तो आपका उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जब भी देखे थे आप लोगों ने बनाया था, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना था, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में यदि हम हाइड्रोजन जोड़ दें, क्योंकि हम जोड़ने की बात बोले थे कि हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, जैसे ही हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी कॉपर अलग हो जाएगा और जल बना देगा। तो आपने इस समीकरण में देखा कि ऑक्सीजन में कमी दिखाई थी, हाइड्रोजन में वृद्धि। तो देखिए हाइड्रोजन आपको जुड़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि यह आपको कॉपर का क्या है, ये भस्म यानी राख है। इसमें हमने क्या मिलाया था, हाइड्रोजन गैस। तो आपकी कॉपर अलग निकल गई और उसमें जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब हम इस चैप्टर में लास्ट अभिक्रिया आपको देने वाले हैं। अंतिम समीकरण आपका होगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आप जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है। अब तो वहाँ पे अलग अलग बोले थे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे अपचयन और उपचयन, यानी वह अभिक्रिया जिनमें उपचयन एवं अपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता है, दोनों एक साथ होता है,
एक साथ होता है। हमने यहाँ पे अभी अपचयन लिखा है, इसको चेंज कर दे रहे हैं। आपको हम रेडॉक्स पढ़ा रहे थे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का आपका ये टॉपिक भी होगा, तो हेडिंग चेंज है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कहा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कहता वह अभिक्रिया जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मैंने 3-4 समीकरण बताया, 3-4 समीकरण आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इस समय परीक्षा के नज़दीक होने पर आप ज्ञान बटोरने के चक्कर में ऐसा न हो कि आप अपने अंक गंवा दें। ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जो कि पेपर में छपने वाले हैं, इनसे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण ऐसा देंगे जिसमें कि दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, यानी ऑक्सीजन जुड़ता भी समझ में आए और हाइड्रोजन बाहर निकलता भी समझ में आए। अब हम लोग यदि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल तो ऐसा देना चाहिए जिससे कि बच्चों के माइंड में वो कवर कर जाए जो दोनों अभिक्रियाओं का है। तो मैं आपको एक सुंदर सा अभिक्रिया को, जो समीकरण मैंने दिया था रेडॉक्स में, जो समीकरण दिया था रेडॉक्स में देने जा रहे हैं, जो समीकरण हमें आपको ऑक्सीकरण या उपचयन, दोनों एक ही नाम है, ऑक्सीकरण या उपचयन, इसके बाद अपचयन, जो समीकरण दिए थे उन्हीं दोनों समीकरणों को हम मिला के देने वाले हैं। तो मेरे पास एक समीकरण है, करा कि CuO + H2। अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या है, हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो इसमें से किसी CuO में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये जल बना देगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं कैसे हो रही हैं, किसमें कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखा जाए CuO में से O निकल करके अलग हो गया तो बनाया Cu, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से अलग हो गया है। अच्छा, ऑक्सीजन उसमें से अलग हुआ है, हाइड्रोजन इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, दोनों बातें एक ही हो गई। तो अब समीकरण से हम अलग करके देखें, देखिए अब यहाँ पे इसके साथ अगर इसको हम जोड़ें, बल्कि इसको हटा दें लाइन को क्योंकि ज़्यादा कवर्ड है, अब हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो इसको जो ऐसे Cu को लेके आएंगे, इनके साथ ये जोड़ देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इनमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, अलग हुआ है, इसमें ऑक्सीजन इनमें से अलग हुआ है। जब ऑक्सीजन अलग होगा तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वो आपका अपचयन कहलाएगी, यानी कि हम इसको अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद इसमें देखा जाए तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन में हमने क्या जोड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन में O जोड़ेंगे तो आपका जल बनेगा। तो ये अभिक्रिया आपकी उपचयन या उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ये अभिक्रियाएं हमारी जो हैं, ये इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेरे पास एक अभिक्रिया और है जो पेपर में कई साल पूछी गई है, आपको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वो अगले टॉपिक में है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको यही भी सारी अभिक्रियाओं में इकट्ठा कर दूँ। तो हम इसको आपको एक लास्ट अभिक्रिया बताने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। इसको आप, मैं देखिए बुक उठाओगे, बुक में तमाम एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल को लेकर दे रहा हूँ जो कि बहुत आसान होगा। देखेंगे आपने रिडक्शन या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण का ही नाम उपचयन भी है, तो उसको ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में जो उदाहरण दिया गया था वैसा ही उदाहरण आपको हमने दिया था रेडॉक्स अभिक्रिया में, कोई डिफरेंट नहीं दिया। आप चाहें तो तीनों को इकट्ठा करके कंप्रोमाइज़ करिएगा तो देखिएगा आपको कि समीकरण में हमने कौन सा समीकरण दिया हुआ है। अब हम इसको हटा करके आपके सामने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण देने जा रहे हैं। इसके बाद आपको अभिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न होगा वो उम्मीद करूंगा कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब हम
इसको नाम देने जा रहे हैं उदासीनीकरण। अब ये अगले टॉपिक का मैटर है, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं इकट्ठा कर दूँ क्योंकि आपके आना है तो केमिस्ट्री में ही आना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे तो अम्ल और क्षार जब मिलता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर को आप देखेंगे तो इस चैप्टर से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभिक्रिया होने के नाते मैं इसको इसमें दे रहा हूँ। इस चैप्टर कौन सा है? अम्ल, क्षार एवं लवण का। तो हम बोलेंगे वह अभिक्रिया जिनमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नहीं, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण हम लेंगे तो कोई एक प्रबल अम्ल ले लेंगे, कोई एक प्रबल क्षार ले लेंगे, उसको आपस में क्रिया कराएंगे। तो हम प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो मेरे पास HCl हो सकता है, और क्षार की बात करेंगे तो हम आपका प्रबल क्षार NaOH हो जाएगा। यदि हम इसको आपस में क्रिया कराएंगे तो हमने पहले आपको तरीका बताया था कि हम पहले इसके आयनों को नोट करेंगे, आयन, धन आयन और ऋण आयन। तो इसका धन आयन इसके ऋण आयन से क्रिया करेगा और इसका धन आयन इसके ऋण आयन से क्रिया करेगा। ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा। लेकिन ध्यान देना, जब भी हम यहाँ नोट करेंगे तो आगे धन आयन होना चाहिए। यदि हम सोडियम के साथ Cl को लेंगे तो आपका क्या बनाएगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन का क्या परमाणु हो जाएगा? 2 ठे, यानी H2O, यानी जल बनाएगा। ये हमारा बनकर तैयार हुआ। ये आपके अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न, यदि आप ये इतना पढ़ लेते हैं तो आपका क्लास 10th का अध्याय 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लेकर इसमें आएंगे, आप लोग को अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो बता दिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बताना है। तो एक प्रश्न इसमें मेरे पास और है इस चैप्टर में, संक्षारण। इस पर टिप्पणियाँ आती हैं क्योंकि इस चैप्टर से हम मुक्त हो जाएं, ये कई बार आ चुका है। संक्षारण होता क्या है? तो संक्षारण का मतलब होता है कि किसी भी धातु पर यदि जंग लगने से उसको जो बचाने का हम जो उपाय करते हैं वो संक्षारण कहलाता है। यानी संक्षारण किसी भी धातु पर जंग लगने से बचाने की वो एक प्रक्रिया है। वो किस किस तरीके से हम जंग लगने से बचा सकते हैं, उसके क्षरण होने से अर्थात नष्ट होने से बचा सकते हैं, वह आपका संक्षारण कहलाएगा। तो इसमें एक नाम आता है संक्षारण में ही। एक आपका MCQ टाइप का प्रश्न है कि हम गैल्वेनाइजेशन एक शब्द है, इसको हम संक्षारण का ही शब्द है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है? इसी में आपका 1 नंबर का प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण क्या होगा। तो ध्यान देना, जिंक की परत चढ़ाना, यानी किसी धातु पर जिंक का लेप या जिंक की
परत, जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजिंग कहलाता है या इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो संक्षारण के साथ आपको हमने उसी संक्षारण में, गैल्वेनीकरण है क्या, संक्षारण यानी गैल्वेनीकरण आपका संक्षारण है। किसी भी धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं वो आपका क्या है, संक्षारण है। लेकिन अगर केवल हम जिंक की पर चढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगा, गैल्वेनीकरण कहलाएगा। अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अर्थात अध्याय 2 में अम्ल क्षार लवण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं उनका वीडियो हम आपको देंगे। और आपको इस वीडियो से उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न दे पाएँ। धन्यवाद।